इन साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हमने जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हमने काफ़ी हद तक डिटेल में अध्ययन किया था। उसमें हमने चैप्टर की शुरुआत भी किया और पुष्प की संरचना के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अगला टॉपिक जो है वो है लघु बीजाणु जनन। कौन सा टॉपिक है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है ना। लघु बीजाणु जो है लघु बीजाणु जनन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। पहला ही प्रश्न हमारा ये उठेगा, भैया ये लघु बीजाणु जनन होत का है? ये लघु बीजाणु जनन कौन चीज़ होता है, होता कैसे है लघु बीजाणु जनन, यह हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है ना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पुष्प की संरचना के बारे में, पुष्प का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं पुंकेसर अथवा पुमंग कहते हैं। अब पुंकेसर में ही एक भाग हमने आपको बताया था जिसका नाम था क्या? परागकोश। क्या नाम था? परागकोश। पुंकेसर में भैया ये एक ठो परागकोश रहा है। कौन चीज़ है? ये परागकोश है। अब हमने वहाँ पर ये भी बताया था कि जो परागकोश होता है, परागकोश के जो है दो भाग होते हैं। परागकोशों के बिचवा में जो है एक पाइप नुमा संरचना होता है, दरार नुमा संरचना होता है, जीवन का करत है एक दो भाग में बांट देते हैं परागकोश के। परागकोश में लघु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो परागकोश होता है इसी में लघु बीजाणु का मतलब परागकण के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब भैया जितना आसानी से बता दिए, ऐसे जान गए, इतना आसानी से होता ना है लघु बीजाणु जनन। तब कैसे होता? प्रश्न उठेगा कैसे होता भैया। अब इसके लिए थोड़ा डिटेल से जानना पड़ेगा, काहे कि हर एग्जाम में जो है ये पूछा ही जाता है। तो ये पूछा जाएगा और तो गुरु बीजाणु जनन पूछा जाएगा, दो में से एक तो जरूर पूछता है। तो इसीलिए इसको जो है काफ़ी हद तक हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है वह ससुरा होता है कौन चीज़ होता है? परागकोश होता है। अब परागकोश के दो भाग होते हैं। परागकोश में कितना भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। जैसे कि दिख भी रहा होगा, एक भाग ई है, एक भाग ई है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक दो भाग। अब परागकोश में दो भाग होता है, इन्हीं दोनों भागों को ही क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली। अब अभी आपसे पूछ दिया जाए कि परागकोश में कै पाली, तो परागकोश में दो पाली। परागकोश में कै पाली? परागकोश में दो पाली होते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमको क्या करना है? लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। यही खातिर हम क्या करती, परागकोश के हम काट देती बिचवा में से, जैसे नींबू काटल जाता है वैसे हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। जब हम परागकोश को काटते हैं तो देखते हैं कि परागकोश जो है, परागकोश कुछ ऐसे आपको कट के तैयार होता है। एक भाग ऐसे, ठीक है ना। आप क्या देखेंगे, कुछ इस प्रकार का परागकोश आपका कट के तैयार होता है। ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा कैसे होता है? यो ऐसे होता है। ठीक है ना। दूसरा हिस्सा भी कैसे होता है? ऐसे होता है। ये हो गया भैया आपका दूसरा हिस्सा। तो यानी कि जो परागकोश था, परागकोश को काटे जब हम, तो काटने के बाद कुछ ऐसी संरचना हमको मिलके क्या हो जाती, तैयार हो जाती है। अब कहेंगे ई का है। आपने देखा कि ई वाला जो भाग था ये एक पाली था, ई वाला दूसरी पाली थी। अब आप देखेंगे कि एक ही पाली में दो किनारा आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम परागकोश को काट देते हैं तो काटने के बाद क्या देखते हैं कि एक पाली में जो है दो किनारा हमको देखने को मिलता है। दो किनारा का मतलब क्या हो गया? एक किनारा ई, दूसरा ई। अब दूसरे वाले का तीसरा ई, चौथा ई। तो इस प्रकार जो है दोनों पाली में टोटल कितने किनारे हो जाते हैं? 4 किनारे हो जाते हैं। अब इन्हीं चारों किनारों को ही कहा जाता है कोष्टक। एकरा के क्या कहा जाता है? कोष्टक कहा जाता है। कोष्टक क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोष्टक। जब परागकोश को काट दिया जाता है तो एक पाली के दो किनारे हो जाते हैं और इन्हीं किनारों को कोष्टक कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में टोटल 4 कोष्टक बन के तैयार हो गए और इन्हीं चारों कोष्टकों को आगे चल के जो है लघु बीजाणु धानी कहते हैं।
लघु बीजाणु आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं। तो भैया जब हम परागकोश को बीचों बीच से काट देते हैं तो उसमें प्रत्येक पाली में 2 ठो कोष्ठक बनते हैं। इस प्रकार 4 गो कोष्ठक बन जाते हैं। 4 गो कोष्ठक जो बने हैं, इन्हीं चारों कोष्ठकों को ही क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। इस प्रकार जो है एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई, 4 लघु बीजाणुधानी हो गई। अब क्या होता है, अगर हम इसी को थोड़ा सा लंबा बना दें, इसी को थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ला भैया बड़ा बना देते हैं। कुछ आपको एग्जाम में ऐसे फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया थोड़ा सा कौन चीज़ हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा जब हमने बना दिया, ठीक है ना, यह हो गई आपकी क्या है, लघु बीजाणुधानी। अब उसमें 1 2 3 और ये क्या हो गई आपकी 4। एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई, 4 गो लघु बीजाणुधानी बन के आपकी क्या हो गई, तैयार हो गई। कुछ ऐसी संरचना हो गई। अब इस संरचना हो गई तो एकरे बाद देखे के बाद कि आगे का दिक्कत होता है, आगे कौन है। अब हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणुधनिया बन के तैयार हुई है, एक जो बाहरी परत है उसे कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। अब बाह्य त्वचा जो होती है वो एक ही होती है, सिंगल होती है बाह्य त्वचा, जो बहुत ही क्या होती, बहुत ज़्यादा कठोर होती, बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा ही कठोर होती है बाह्य त्वचा, इसी को बाह्य चोल भी कहते हैं। इतना ज़्यादा ही कठोर होती है कि इसको कितना भी गर्मी पड़े, कितनो गर्मी पड़े तब वो सह सकत है। एक ऊपर अम्ल या क्षार का कौनो प्रभाव ना पड़त है, ठीक है ना। ये है बाह्य त्वचा की खासियत। अब हम कहें कि थोड़ा और अंदर इसके चलते हैं। जब हम इसके थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो इसकी जो है दूसरी परत हमको दिख जाती है। दूसरी परत का नाम है, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। तो दूसरी परत का कौन नाम है, दूसरी परत का नाम है अंतःस्थिसियम। क्या नाम है, अंतःस्थिसियम। दूसरी परत क्या हो गई, अंतःस्थिसियम। दूसरी परत हमारी जो मिलती है वो होती है अंतःस्थिसियम। एक भी संख्या कितना है, तो इहो अक्का है भैया। इहो कितना बा, इहो 1 बा। ये भी एक ही है अंतःस्थिसियम। बाहरी परत बाह्य चोल या बाह्य त्वचा, दूसरी जो होती है कहा अंतःस्थिसियम। अगर हम इसके भी भीतर चलते हैं तो इसके भीतर जब हम जाते हैं तो देखते हैं इसके भीतर भी 1 से लेकर 3 परत जो है दिखती है। 1 से लेकर 3 परत जो हमको क्या होती है, दिखाई देती है। देखिए 1 2 3, हमने 3 बना दिया। 1 से लेकर जो है 3 परत दिखाई देती है, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य परत। क्या कहते हैं, मध्य परत, जिसे हम लोग मध्य परत के नाम से जानते हैं। 1 से लेकर 3 परत जो होती है तीसरी वाली, इसे कहा जाता है मध्य परत। इसकी संख्या कितना होता है, तो 1 से 3। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या जो होती है 1 से 3 के बीच में जो है इसकी क्या होती है, संख्या होती। किसकी, ये होती है मध्य परत। अब हम कहें अच्छा मध्य परत 1 से 3 है, और भीतर चलत हैं, क्या करते हैं, और ही भीतर चलत हैं। और ही भीतर जब हम जाते हैं तो देखते हैं एक ठे और परत ससुरी है, आठे और जो परत है, चौथी परत जो है इसे कहते हैं टैपीटम। क्या कहते हैं, टैपीटम। क्या नाम है, टैपीटम। इसकी संख्या 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि कितनी प्रकार की परतें जो होती हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं। ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थिसियम, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद टैपीटम। टोटल कितनी परत हो गई, 4 प्रकार की परत होती हैं। 4 प्रकार की परत होती है। अगर पूछ देता कितनी परतें होती हैं, तो कितनी का मतलब क्या हो गया, 4 गो। तो इसे देखिए 1 2, 1 से लेकर 3 और यहाँ पर 1, तो 3 ठो ती हो गई। अगर 3 ठो होगी तो 3 का मतलब 3 3 6। अधिकतम कितना परत हो सकत है, तो 6। न्यूनतम कितना होंगी, 4। 1 2 3 4, ठीक है। अगर मध्य परत 3 गो होगी तो 3 1 3 1 4 5 6 6। अधिकतम कितनी परत हो सकती है, 6 होगी, और न्यूनतम कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है ना। ये तो रही बात किसकी, परत की बात रही।
कि इसकी संरचना हमने दिखाया और कितनी परतें होती हैं। तो परतें जो होती हैं वो होती हैं टोटल कितनी होती हैं, तो परत की संख्या होती है कितनी, 4 से लेकर 6 तक होती है। पहली परत जो होती है बाह्य त्वचा या बाह्य चोल, बाह्य चोल जो होती है इसका काम क्या है कि सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब बाहरी कितना भी ताप पड़ेगा, इस पर अम्ल की वर्षा होगी, तब भी परागकण जो बनेगा उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला ना है। ठीक है। दूसरी और तीसरी परत यानी कि अंतःस्थिशियम और मध्य परत, ये दोनों क्या करती हैं, जब पराग कोश स्फुटन होता है, स्फुटन का मतलब होता है फटना, स्फुटन का मतलब क्या होता है, स्फुटन मतलब फटना। जैसे देखिए ये पराग कोश है, सपोज दैट ये पराग कोश है। अब पराग कोश है, इसके अंदर परागकण बन रहे हैं। अब बन के जब तैयार हो जाएंगे तब परागकण स्वतंत्र कब होंगे, जब ये फटेगा, जब ये क्या होगा, फटेगा। तो पराग कोश के फटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्फुटन। पराग कोश का क्या है, स्फुटन है। अब पराग कोश जब फटेगा तो सबसे पहले ये दोनों जो परतें होंगी ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, मदद करती हैं। तीसरी, अगर हम चौथी परत की बात करते हैं टाइपिटम की, तो टाइपिटम जो भी इसमें परागकण बनते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है। टाइपिटम क्या करता है, टाइपिटम जो होता है वो पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। टाइपिटम जो होती है वो क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और इसकी एक खासियत होती है, टाइपिटम जो परत होती है इसमें बहुत ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए टाइपिटम को बहुकेंद्रकीय भी कहते हैं। टाइपिटम को क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकीय भी कहते हैं। टाइपिटम को बहुकेंद्रकीय भी कहा जाता है। बात समझ में आई। इसने क्या कर दिया, इसने भैया सुरक्षा प्रदान किया, ये दोनों क्या कर दी हैं, फटने में मदद कर दी। इसने क्या कर दिया, पोषण प्रदान किया। देखिए जब परागकण, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल अब देखते हैं अब आगे होता क्या है। इसके भीतर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे ऊतक पाए जाते हैं। इसके भीतर अगर आप देखेंगे इन 6 परतों यानी कि 4 प्रकार की परतों के भीतर अगर आप जाएंगे और भीतर तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लघु बीजाणु ऊतक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु ऊतक, लघु बीजाणु ऊतक। अब कहेंगे ये ऊतक का होता है, भैया समान कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो जब समान कोशिकाओं का समूह ही ऊतक है तो ये भी जो लघु बीजाणु ऊतक है ये भी किसी न किसी कोशिका से बना होगा, किसी न किसी किससे बना होगा, कोशिका से बना होगा। अरे भैया कौन सी कोशिका से बना है, ई बना है लघु बीजाणु मातृकोशिका से। किससे बना है, तो ई बना होता है लघु बीजाणु मातृकोशिका से। लघु बीजाणु मातृकोशिका से, लघु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बना होता है, यह बना होता है लघु बीजाणु ऊतक। अब लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं, आप जानते हैं कि जब समान कोशिकाएं मिलती हैं तभी ऊतक का निर्माण होता है। अब लघु बीजाणु ऊतक कैसे बनता है, लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं से। यानी कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, देखिए अगर ई है कोशिका तो ये लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं हैं, तो इसी से किस चीज़ का निर्माण होगा, लघु बीजाणु ऊतक का। मगर लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं की एक क्या होती खासियत होती है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ये एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये एक दूसरे से क्या होती हैं, लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं की खासियत का है कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। क्यों जुड़ी होती हैं, कहें कि इनका पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं जोड़ के कारण ही इनका क्या होता है, पोषक पदार्थों के आदान प्रदान होने के लिए ये लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। जैसे देखे होंगे कि अगर क्या है, कुछ लोग होते हैं अड़ोसी पड़ोसी में क्या होता है, अच्छा अच्छा पटता है आपस में, कभी इनको घटाते ये मांग लिए, इससे इसको घटाते ये मांग लिए, ऐसे चलता है ना। ठीक है ना। तो लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब आप कहेंगे इस जोड़ को कहते क्या है, तो इस जोड़ को कहते हैं जीव द्रव्य तंतु। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु। क्या नाम दिया गया है इसको, जीव द्रव्य तंतु के नाम से जाना जाता है। जो लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसी जोड़ को कहा जाता है जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य क्या कहा जाता है, तंतु। जैसे देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना।
जैसे कोई भी अगर आप फिल्म देखते होंगे तो उसमें आपको दो तो कैरेक्टर बहुत देखने को मिलते होंगे, एक होता है हीरो का और एक होता है कौन चीज़, हीरोइन का। एक क्या होता है, हीरोइन का। अब दो कैरेक्टर तो मेन है, एक हीरो का और एक हीरोइन का। अब आप देखेंगे कि जब शुरू में इन दोनों की सेटिंग होती है तो कोई तीसरा व्यक्ति जो होता है हीरोआ कहता है, इससे ही जाके पहुंचाता है हीरोइनिया को। हीरोइनिया की कोई बात रहती थी, कहती तीसरा से, ये ले जाके हीरोआ के पहुंचा देता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुरान होता तो हीरोआ हीरोइनिया आपस में ही क्या कर लेते हैं, अपनी बात कर लेते हैं, मेन बात आपस में कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब होता क्या है कि अगर हीरोआ या हीरोइनिया के मम्मी पापा को पता चल गया कि एक टाका भिड़ल हो, तो अब क्या करी हैं, अब इन्होंने ई का करते हैं कि हीरोइनिया के पकड़ के एक ले जाके का करी हैं, एक ठे कमरा में बंद कर दी हैं। एक ठे कमरा में का कर दी हैं, बंद कर दी हैं। एक ठे कमरा में बंद कर दी हैं और टारगेट बैच चला के जल्दी से शादी ब्याह करके निपटा दी हैं। ठीक है ना। अब हम ई काहे यहाँ बता रहे हैं, काहे कि ई जब तक ई मातृ कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहेंगी तब तक इनमें जो है परागकण नहीं बनता है। का होत है तब एकरे खातिर इसके ऊपर जो है क्या लग जाती है, इनके ऊपर जो है लेयर लग जाती है। इस लेयर, ई जो लेयर काहे लगी है, काहे कि इस पर जो है परत चढ़ जाती है। परत या काहे चढ़ती है, परत चढ़ने का एक कारण है कि इसमें एक बनाना क्या है, लघु बीजाणु ऊतक बनाना। मतलब क्या है कि इसमें जो है परागकण बनना है। अगर इधर इधर का आदान प्रदान होत रही, परागकण बनिए, मैं चल जाइए मैं सब कर अपन परागकण बनवाए क्या, इसीलिए इसके ऊपर क्या चढ़ जाती, परत। अब आप कहेंगे ये परतिया का नाम का है, इस परत जो चढ़ी है इसके ऊपर लेयर, इसका नाम होता है कैलोज। क्या नाम होता है, कैलोज। अब जब ये परत बन के तैयार हो जाएगी तब प्रक्रिया शुरू होगी, इसमें बनना स्टार्ट कौन चीज होगा, लघु बीजाणु। क्या बनेगा, लघु बीजाणु। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है क्या करेगी, प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। प्रत्येक विभाजन क्या होगा, प्रत्येक इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। आप जानते हैं विभाजन का होता है एक मातृ कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं का बनना ही विभाजन कहलाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन का होता है, अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें जो गुणसूत्र बनेंगे वो अपनी मातृ कोशिका के आधे होंगे। कोशिका में अपनी मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र जो होता है क्या है, पाया जाता है। अब इससे जो है आप जानते हैं भी कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब अर्धसूत्री प्रथम जो होगा, इसमें जो होगा गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की आधी होगी। सपोज करते हैं कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी नियम के अनुसार तो इसमें क्या होगा, 10 गुणसूत्र होगा। क्यों, क्योंकि इसकी आधी होगी। क्यों होगा, क्योंकि इसके क्या होगा, आधा होगा। जब मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड यानी कि ये अब मातृ कोशिका बनेंगी, इसमें से जो है अब फिर से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह समसूत्री विभाजन के एकदम समान होता है। समसूत्री मतलब समान सूत्र, समान सूत्र मतलब समान गुणसूत्र होगा। यानी कि जो भी अब कोशिका इससे बनेगी, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्र ही इसमें क्या होंगे, पाए जाएंगे बबुआ। इनमें क्या होगा, मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्र जो है इसमें पाए जाएंगे। समझ में आ रही है बात ना। तो मातृ कोशिका के बराबर जो गुणसूत्र होगा वो होगा मियोसिस सेकंड में। इस प्रकार आप देखे हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो थी, इसमें मियोसिस फर्स्ट जब हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, 2 कोशिकाएं बनी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, मातृ कोशिका की आधी। और दूसरा जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें जो ई वाली कोशिका थी इसके समान हुआ। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो होता है उसमें
समसूत्री, उसे एक प्रकार का समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इसके बराबर इस प्रकार लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, एक मातृ कोशिका से कितने नर युग्मक बन के तैयार हुए, कितने परागकण, तो 4 परागकण बन के तैयार हो गए। हमने पहले ही बताया था कि क्या है, परागकोश में लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया, यानी कि लघु बीजाणु को मतलब परागकण, ये बन के कौन चीज तैयार हो गए, परागकण। लघु बीजाणुओं में जो है परागकण जो बन के तैयार हुआ है उसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश में लघु बीजाणुओं यानी कि परागकण के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं।